क्रिकेट जगत के लिए एक दुखद भरी खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत क्रिकेट जगत के अंदर शोक की लहर छा गई, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और उन्होंने 37 टेस्ट में 42 वनडे मैच भारत के लिए भी खेले हैं और उन्होंने भारत की टीम के लिए एक अहम भूमिका 1980 दशक में निभाई थी। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला रहा कि जिसकी वजह से उनकी मौत हुई और उनके करियर में क्या उतार चढ़ाव रहा। भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यशपाल शर्मा 1983 में वनडे का पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक के साथ उन्होंने 1606 रन बनाए, जबकि वनडे क्रिकेट में 89 रन दर्ज हैं। यशपाल शर्मा को 13 जुलाई के तड़के दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में यशपाल शर्मा का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ सियालकोट में खेले वनडे मुकाबले से साल 1978 में हुआ था। इसके बाद अगले ही साल उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला। शर्मा ने अपनी आखिरी वनडे साल 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ चंडीगढ़ में, जबकि आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में साल 1983 में खेला था। यशपाल शर्मा 1983 में भारत के लिए वनडे का पहला विश्व कप जिताने वाले टीम के हीरो रहे थे। ओपनिंग मैच में 89 रन की पारी खेल करके उन्होंने वर्ल्ड कप की पिच पर वेस्टइंडीज की पहली हार की स्क्रिप्ट लिखी थी। वहीं सेमीफाइनल में 61 रन बना करके वो टीम के टॉप स्कोरर भी थे। बॉब विलिस की यॉर्कर जैसी गेंद पर लेग साइड में उनका छक्का आज भी क्रिकेट इतिहास के यादगार शॉट्स में शुमार है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा जिले के मंडावरी पुलिस थाने के अंदर मंडावरी पुलिस की स्थायी वारंटियों के खिलाफ में 2 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 20 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को मंडावरी पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं प्रभु उर्फ रामप्रसाद पुत्र राम सहाय उम्र 60 वर्ष निवासी खाना बदोश बेड़ा को बौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में मंडावरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थानाधिकारी रामपाल मीणा के नेतृत्व में एएसआई भिकाराम, कांस्टेबल गिलियाराम, सुगर सिंह, विनोद कुमार की टीम को सफलता हाथ लगी। स्थायी वारंटी हार्डकोर अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जालोर के स्थायी वारंट में फरार हार्डकोर अपराधी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की। विनोद पुत्र रामस्वरूप मीणा उम्र 33 साल निवासी सुंदरी जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं स्थायी वारंटी और हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में थानाधिकारी रामपाल मीणा की विशेष भूमिका रही। थानाधिकारी रामपाल मीणा, एएसआई योगेश व्यास, कांस्टेबल वीरभान, थाना थान सिंह, विनोद कुमार, चालक हरिमोहन की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी, रामपाल मीणा ने कहा। तो वहीं रामजन में विश्वास और अपराधियों में डर, पुलिस के ध्येय वाक्य के साथ काम करेगी मंडावरी थाना पुलिस। नमस्कार, स्वागत न्यूज 18 में मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि बीते दिन जब राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर इलाके के अंदर बिजली गिरी थी, तो कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की मौत भी इसके अंतर्गत सामने आई थी। लेकिन जब जो व्यक्ति घायल हुए थे उन सभी का इलाज अभी जारी है और कल का पूरा दिन परिजनों का उनके इलाज को लेकर के अस्पतालों के अंदर लगा रहा है और अस्पतालों के अंदर लगातार भीड़ भी देखने को मिल रही थी। तो वहीं कहीं पर रोने का माहौल बना हुआ था, तो कहीं पर प्रशासन चाक चौबंद में नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि बिजली तो गिरी, लेकिन इसमें जो हानि हुई है उसको रोका जा सकता था। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अगर तय चालक लगा होता तो कम जाने के आसार नजर आ रहे थे।
और जबकि इसकी कीमत मात्र 40 से 50 हजार रुपए ही बताई जा रही है। जब आज से कुछ समय पहले आमेर के ही पाउटा क्षेत्र में जब बिजली गिरने से चारा डालने वाले की मौत हुई थी, तब वहां पर तहत चालक लगाया गया था ताकि इसे आसानी से उसको रोका जा सके और इस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यह नहीं लगा होने के कारण इन सभी लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसके अंतर्गत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और वहीं जो घायल हैं उन सभी को उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए कोष से देने की बात कही है, जिसके अंतर्गत अब घायलों को 50-50 हजार रुपए और मृतकों को 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिए जाएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अभी राजस्थान के अंदर मानसून आया है, लेकिन वह मानसून अभी पूरी तरीके से सही जगह पर नहीं आ पाया है, क्योंकि यह 17 दिनों से रुका हुआ था और अब एकदम से आता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के अभी मानसून को लेकर के ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट कई जिलों के अंदर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी बिजली गिरने की संभावनाएं और भी जताई जा रही है। तो वहीं कल तड़पात के चलते हुए जोधपुर के अंदर एक आप सभी को बता दूं कि सास और बहू, तो वहीं शेखावटी में युवती व किशोर की मौत हो चुकी है और इसी को चलते हुए वहां पर भी गंभीर माहौल देखने को साफ साफ नजर आ रहा है। जबकि जयपुर के अंदर संडे को गिरी थी, तो यह कल जोधपुर के अंदर गिरती हुई नजर आई है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आने वाला है और तीसरी लेयर के चलते हुए अभी इन सभी को लेकर के प्रशासन चाक चौबंद में लगा हुआ है। लेकिन वहीं अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी से राजस्थान की जनता को कई हद तक निजात मिली है, क्योंकि 16 जिलों में से कम ऐसे जिले हैं, ये 16 जिले जिसमें 10 से कम केस अब पहुंच चुके हैं कोरोना के एक्टिव केस। वहीं बूंदी और धौलपुर के अंदर अब एक भी केस कोरोना का मौजूद नहीं है। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी 10 से ज्यादा केस कहां पर उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहां पर सबसे ज्यादा 188 कोरोना के पॉजिटिव मामले अभी भी मौजूद हैं। तो वहीं जोधपुर के अंदर 51 कोरोना के नए मामले अभी मौजूद हैं। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं अलवर के अंदर 90, उदयपुर के अंदर 39, तो सीकर के अंदर 29 और दौसा के अंदर 32 कोरोना के अभी भी एक्टिव केस मौजूद नजर आ रहे हैं और इन सभी की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लगातार वहीं NWR से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें बयाना के लिए रद्द की रेल सेवा। तो वहीं सवाई माधोपुर तक चलेगी जयपुर बयाना स्पेशल, तो वहीं बयाना नहीं जाएगी जयपुर बयाना स्पेशल। साथ ही साथ 19 जुलाई से 22 जुलाई तक रद्द रहेगी रेल सेवाएं। गाड़ी संख्या 09741 और 9742 रहेगी आंशिक रद्द। स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के गांव गंगवा में पेट्रोल छिड़क करके विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया। बुरी तरह झुलसी 25 साल की सकीना को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विवाहिता ने आग लगाने के मामले में अपने देवर मनदीप और देवरानी आरती पर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने पति संदीप व सास कलावती पर के खिलाफ में टॉर्चर करने की शिकायत दी। आज़ाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस को दी शिकायत में टोहाना वासी सकीना ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले गंगवा के संदीप के साथ हुई थी। उसका पति संदीप व देवर मनदीप एक साथ ही एक घर में रहते हैं। सकीना के अनुसार उसके ससुराल वाले पिछले कई महीनों से उसे टॉर्चर कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक की कमी को देखने को मिल रही है। हालांकि आज स्वास्थ्य विभाग को रेवाड़ी में कोविशील्ड की 7000 डोज मिलने वाली है और उसके बाद एक बार फिर 18 प्लस के साथ ही सभी उम्र के लोगों को पहली डोज भी लग सकेगी। लेकिन पिछले 2 दिन से रेवाड़ी में पहली डोज की बजाय दूसरी डोज लग पा रही है। दूसरी डोज बहुत से लोगों को
व्यू चल रही थी। ऐसे में एक बार फिर वैक्सीन का स्टॉक मिलने पर टीकाकरण अभियान जोर पकड़ेगा। तिवारी को वैक्सीन का स्टॉक कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम से मिलता है। अभी 2 दिन से दिव्यांग व सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले लोग टीका लगवा रहे थे, जबकि रजिस्ट्रेशन करा करके टीकाकरण सेंटर पर पहुंचने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। पानीपत के अंदर 4 दिन पहले बारिश का इंतजार तो खत्म हुआ। बीते 4 दिनों से दिन भर बादल छाने के बाद बारिश नहीं हो रही थी। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा और करीब 10:30 बजे हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिस कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है और मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाओं की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और मौसम विभाग ने मंगलवार को दिन भर बारिश की संभावना जताई है। पानीपत में बीते 4 दिनों से बादलों ने आसमान में डेरा तो डाल रखा है, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने बीते शुक्रवार से मानसूनी बारिश की घोषणा की थी और मंगलवार को घोषणा सही साबित हुई है। सुबह 10:30 बजे से हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और बूंदाबांदी के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पानीपत और आसपास लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण मानसून कमजोर पड़ रहा है और इसी कारण बादल तो छाते हैं, लेकिन बरसने में समय लग रहा था। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली पानीपत पुलिस पर करीब 3 महीने से लापता पत्नी को ढूंढने के बजाय पति पर सहमति पत्र देने का दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत एसपी से की और पुलिस का कहना है कि लापता पत्नी की लोकेशन मिली है। जल्द ही पत्नी को पति के हवाले कर दिया जाएगा और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वह पानीपत में एक फैक्ट्री में काम करता है और विकास निकर में किराए पर रहता है। उसकी शादी 7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी प्रीति से हुई थी। शादी के बाद वह पत्नी को पानीपत ले आया और उसके बाद में उनके साथ यह घटना हुई। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बीते 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का फोर्स की हिसार टीम ने हिसार से गिरफ्तार किया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा गुरुग्राम की टीम ने देहरादून और पलवल से 45 और 10,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को काबू में किया है। इनसे कई संगीन वारदातों का खुलासा भी हुआ है। आरोपियों में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश की पहचान झज्जर जिले के गांव चिमनी निवासी अशोक उर्फ डांट के रूप में हुई थी। उसके खिलाफ बहादुरगढ़ थाना सदर में 12 जनवरी 2010 को आईपीसी की धाराओं 420, 467, 408, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ था। 19 जनवरी 2011 को रोहतक के थाना सिविल लाइन में अनैतिक व्यापार का केस दर्ज है और 13 मार्च 2013 को झज्जर में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज है। 2017 में बेरी थाने में एचजी एक्ट के तहत भी एक केस नामजद है। तो वहीं जनवरी 2018 में आरोपी को झज्जर की एसीजेएम प्रविंद्र कौर की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के आमेर में आकाशीय बिजली गिरने के मामले के अंदर आप सभी को बता दें कि हादसे में लॉ कॉलेज के 2 छात्रों का निधन हो चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय फाइनल ईयर लॉ कॉलेज के प्रथम वर्ष के दोनों छात्र बताए जा रहे हैं। वैभव जाकर अमन मीणा की हादसे के अंदर मौत हो चुकी है और छात्रों के परिजनों को विश्वविद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। राजस्थान के अंदर मानसून ने प्रवेश कर लिया है और 6 राज्यों के अंदर आज मानसून प्रवेश करने वाला है। तो वहीं इसी के चलते हुए मानसून ने वहीं
मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट दोनों जगह जारी कर दिए गए हैं और इसी के चलते हुए अब बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि मौसम विभाग ने आखिर किस किस जगह पर अलर्ट जारी किए। प्रदेश में मानसून ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। राज्य में मानसून की उत्तरी सीमा आज आगे बढ़कर के 6 से ज्यादा जिलों में प्रवेश कर गई और इन जिलों में जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, गंगानगर, अजमेर, टोंक शामिल हैं। यहाँ कुछ दिन बौछारें भिगोती रहेंगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साथ ही उदयपुर संभाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक बादल छाए रहे और दिन भर उमस रही। एक दिन पहले प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश हुई थी और बावजूद इसके गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली। उधर आज बांसवाड़ा में दोपहर बाद तेज बारिश हुई और टोंक, कोटा, जालोर जिलों में भी कई जगह बौछारें पड़ी हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में देर शाम आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज देर रात तक यहां बारिश होने की संभावना जताई और मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने प्रदेश में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी। पिछले 20 दिनों से अटके मानसून ने आज भी गति पकड़ी है। राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है जिसमें कचरे के ढेर में मिली है नवजात और कचरे में पड़े शव को लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो वहीं श्वान लूट रहे थे नवजात का शव और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जवाहर सर्किल थाना पुलिस जांच में हुई नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कल रात बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से आए एक यात्री के पास से 68.93 लाख रुपए की कीमत का सोना पकड़ा है। यात्री मिक्सर ग्राइंडर की मोटर के अंदर सोना छिपा करके लाया था। सोने का वजन करीब 1400 ग्राम है। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे की पूछताछ अभी जारी है। राजस्थान वासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मानसून के सक्रिय होने के साथ कई जिलों में बारिश राहत बनकर के आई और कल से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है। तो वहीं जयपुर के कई हिस्से अभी तक बारिश से अछूते भी रहे हैं। राजधानी जयपुर के साथ अजमेर, नागौर, भरतपुर और जैसलमेर में मानसून ने एंट्री ले ली पर सभी हिस्सों को कवर नहीं किया गया। राजस्थान में 2 दिन सुस्त पड़े वैक्सीनेशन को आज फिर से रफ्तार मिलेगी। राज्य में सोमवार को शाम 8.35 लाख कोविशील्ड के डोज पहुंच चुकी हैं और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। जयपुर की बात करें तो आज शहर में 70 से ज़्यादा सेंटर पर डोज लगाने का काम शुरू हो गया। चिकित्सा निदेशालय के परियोजना डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि राज्य को कल केंद्र सरकार से 8.35 लाख डोज मिली हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य यशपाल शर्मा का निधन हो चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीताने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। कांग्रेस में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जुबानी जंग शुरू होने के आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक पूर्व मंत्री और दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने अब सचिन पायलट खेमे पर निशाना भी साध दिया है। बाबूलाल नागर ने कहा, बीजेपी सरकार के खिलाफ जैसा माहौल था उसमें कांग्रेस की 150 सीटें आ रही थी। आज जो लोग मेहनत करके सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। फलौदी के बरजासर गोदारों की ढाणी के ग्रामीणों ने घरेलू बिजली आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग को लेकर के गांव के बंद पड़े ट्रांसफार्मर समक्ष एकत्रित होकर के डिस्कॉम के खिलाफ में जम करके प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए जल्द विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर महिला पुरुषों ने बताया कि तकरीबन 2 माह से यहां घरेलू विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, जबकि विद्युत बिल लगातार आ रहे हैं जो कोड में खुजली का काम कर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जयपुर के आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से मौसम विभाग की भविष्यवाणी का कमजोर सिस्टम सवालों में है। विभाग का दावा है कि ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम यूनिफाइड मॉडल से चार घंटे पहले बिजली गिरने की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का कहना है 20 दिन से भीषण गर्मी थी, पारा 40 डिग्री के ऊपर था। अचानक मौसम पलटा और लो प्रेशर एरिया बनने से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। एक ओर ज़्यादा नमी और दूसरी तरफ जमीनी सतह पर गर्मी थी। शहर में जनसंख्या का दायरा जिस कदर तक बढ़ रहा है, इस हिसाब से अगले 4 साल में शहर की आबादी 64.95 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ती आबादी के साथ रहने के लिए घरों की ज़रूरत भी होगी, लेकिन जिस तरह सिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से आने वाले 4.5 साल में करीब 14.17 लाख की आबादी के पास खुद का घर नहीं होगा। देश में बिजली की बड़ी दरों को लेकर के बीजेपी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया है। तो वहीं बाइक सवार 2 बदमाशों ने कांस्टेबल को पीटा और कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सब तक पहुँचा रहे हैं और इसी बीच पुलिसकर्मियों ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर घुमंतु गौ माताओं को 56 भोग लगाया गया। 12 शहर में मेल खेड़ी रोड पर स्थित काठिया बाबा आश्रम घुमंतु गौवंश के लिए स्थापित गौशाला में भक्त मंडल परिवार द्वारा घुमंतु गौ माताओं को 56 भोग खिलाया गया। भगवान इंद्रदेव से वर्षा व जन कल्याण की भावना से प्रार्थना की गई। काठिया बाबा आश्रम के भक्त मंडल के सदस्य सुरेश मेघवाल ने बताया कि आयोजित यह कार्यक्रम अनोखा और अद्भुत रहा है। भक्त मंडल परिवार के सदस्य रामेश्वर शर्मा एवं दिनेश शर्मा तथा राजेश नामा ने बताया कि इस मौके पर 12 के गणमान्य नागरिक तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आश्रम के और सदस्य रामकरण सुमन ने बताया कि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी की तपिश लोग बहुत परेशान रहे हैं। वर्षा की मनोकामना को लेकर तरबतर कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि आज बारिश अवश्य आएगी, इसलिए सभी भक्तगणों ने पूरी तमन्नाओं के साथ गौ माताओं के लिए 56 भोग की व्यवस्था की और कुछ समय पश्चात ही भक्त बड़ों की मनोकामनाएं ईश्वर ने स्वीकार कर ली। कुछ देर पश्चात ही आसमान में काले बादल घुमड़ कर छा गए तथा तेज वर्षा का क्रम जारी हो गया और तेज गति से वर्षा के कारण खटिया बाबा आश्रम में भी पानी भर गया। इसके पश्चात आश्रम में अखंड धुनी की आरती उतारी गई और बाद में 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा गौमाताओं की पूजा आरती व वंदना की। उसके बाद उनको 56 भोग खिलाया गया। चलिए अभी ग्रुप करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो आमेर के अंदर बिजली गिरने से घायल लोग हुए हैं, उन सभी से मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी दिया है कि राजस्थान सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है और किसी भी तरह की समस्या अब नहीं आने देगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसएमएस अस्पताल पहुंच करके बिजली गिरने से घायल मरीजों से मिले हैं। सरकार मृतक परिवारों के साथ खड़ी हुई है, कोई कमी नहीं आने देगी। जुलाई और 12 जुलाई को सोमवार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सुबह एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने बिजली गिरने से घायल मरीजों से मुलाकात की और उनके परिजनों से इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। खाचरियावास ने कहा कि आमेर में बिजली गिरने की घटना से पूरा राजस्थान दुखी है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, जिस समय मौसम खराब हो, बरसात और आंधी आ रही हो, उस समय पिकनिक और घूमने से बचें। दुर्गम स्थानों पर और पहाड़ों पर जाना खतरों से खाली नहीं है। खाचरियावास ने यह भी कहा कि 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकारी खर्चे पर उनका इलाज किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। सरकार की पूरी तरह से मृतक परिवारों और घायलों के साथ खड़ी हुई है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। चलिए वे रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर वार्ड नंबर 30 के अंदर
जलदाय विभाग की साफ साफ लापरवाही सामने आ रही है और इसके अंतर्गत वार्ड नंबर 30 में व्यर्थ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और इसकी ओर आखिरकार किसी का भी ध्यान क्यों नहीं है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। न्यूज़ 19 से मैं मीनाक्षी देव। मैं हूँ आज सब्जी मंडी के विषय वार्ड नंबर 30 में, जहाँ एक समस्या है पानी को लेकर बहुत बड़ी। जलदाय विभाग कोई इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ बोरिंग की उसको ठीक कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर व्यर्थ पानी बह रहा है, तो इसकी तरफ जलदाय विभाग को कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो पानी की इतनी समस्या है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर वाइस चेयरमैन राजेश जी का जो निवास स्थान है वो यहीं पर है, फिर भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब यहाँ पर ऐसी समस्या है तो बाकी वार्डों में क्या क्या समस्या होगी। जलदाय विभाग और वाइस चेयरमैन ने रख रखी है आंखों पर पट्टी, जिसमें आप सभी को बता दूं बांदीकुई सब्जी मंडी के पीछे वार्ड नंबर 30 में जलदाय विभाग की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ पानी की इतनी समस्या है तो वहीं वार्ड नंबर 30 में पानी व्यर्थ बह रहा है। मई माह में पानी की बोरिंग सही करवाई गई थी, उसके बाद भी पानी का लीकेज बंद नहीं हो रहा और अधिक मात्रा में पानी का व्यर्थ बहाव हो रहा है और जलदाय विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि ठीक इस बोरिंग के सामने बांदीकुई नगर पालिका के वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा का निवास स्थान भी इसी वार्ड में है, जबकि कॉलोनी वासियों द्वारा उन्हें अवगत भी बार बार कराया गया, लेकिन महोदय को तो फोटो सेशन करवाने आगे फुर्सत ही नहीं रहती है। जब उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी लापरवाही है तो बाकी वार्ड में कितनी समस्याएं होंगी। वही खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शन को काट करके पेयजल सप्लाई को सुचारू रूप से चालू करवाया है। किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन को लेकर के बीसलपुर पानी की चोरी कर रहे लोगों के अवैध कनेक्शनों को काट करके जलदाय विभाग ने पेयजल सप्लाई को सुचारू करवाया है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सुरसुरा रलावता हरमाड़ा में अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जलदाय विभाग के आकाश शर्मा, रवि मीणा एवं पुलिस प्रशासन व जलदाय विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे हैं। वहीं अवैध कनेक्शनों को काटने की जानकारी मिलते ही गांव की जनता में हड़कंप मच गया। विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे कि आगे से अवैध कनेक्शन नहीं कर सकें और इसी प्रकार की कार्रवाई कर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर जेडीए की कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज नगर के अंदर जेडीए ने यह कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत फ्लैटों को तोड़ा भी गया है और इसी के साथ साथ 8 लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। आखिरकार क्या कुछ कह रहा है ये मामला, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को पृथ्वीराज नगर दक्षिण में कार्रवाई करते हुए पार्किंग में बने फ्लैटों को तोड़ दिया है। साथ ही 8 फ्लैट मालिकों को भी जेडीए की ओर से नोटिस भी दिए गए हैं और इस तरह के नोटिस जेडीए ने पहली बार फ्लैट मालिकों को दिए हैं। इन सभी को नोटिस इस वजह से दिए गए क्योंकि निर्माणकर्ताओं ने जेडीए की कार्रवाई के दौरान फ्लैटों को बेचा और इन लोगों ने जानबूझकर फ्लैट खरीदे हैं। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि गणपति एनक्लेव मांग्यावास में भूखंड संख्या 73 और 74 के पार्किंग क्षेत्र में 3 और 2 BHK फ्लैट निर्माणकर्ता ने बनवा दिए थे। इनको कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। चलिए भी रुक करते राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर महिला कल्याण विभाग के द्वारा अनाथ बच्चियों की शादी कराई जा रही है और 13 जुलाई से 15 जुलाई तक यह शादी का कार्यक्रम चालू रहेगा। राजधानी जयपुर की महिला समाज कल्याण विभाग सांगनेर क्षेत्र रामसिंहपुरा सेक्टर 35 कोर्ट के पास में महिला सदन के द्वारा अनाथ बच्चियों की शादी करने का शुभ आरंभ किया गया। वहीं साथ ही साथ 2021 से 15/7/2021 तक शादी प्रोग्राम चालू रहेंगे। क्या प्रोग्राम है और कैसे व्यवस्था है, इसकी क्या है, आपको बताइए। महिला सदन से 14, 15, 16 हमारी
दिन से परंपरा अनुसार बालिकाओं के हल्दी की रस्म हिंदू रीति रिवाज से विभाग का प्रारंभ किया है। इसमें बच्चे को हल्दी लगाकर जो उनकी माताएँ बहनें और हैं उनके द्वारा रस्म की गई है, जिससे उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छी तरह व्यतीत हो और आज से मिलाकर शुभारंभ करके रीति रिवाज प्रारंभ हुआ। कल बच्चों के लिए महिला संगीत और मेहंदी की रस्म है और 14-15 को महिला कार्यक्रम है। तो इसमें महिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपन पूरी तैयारियां करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं या डोनेशन की तरफ से कैसे होता है? सरकार क्योंकि एक सामाजिक कार्य है, बच्चे का और ये बच्चियाँ हैं पूरे समाज की बेटियाँ हैं, तो सभी पूरा समाज भी और विभाग भी राज्य सरकार भी मिलकर समन्वित प्रयास करके बच्चों के जो विवाह का आयोजन है उसको अच्छे से अच्छा संपादित करने का प्रयास करते हैं। इसमें विभाग और सभी समाज से सबका सहयोग से विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये महिला समाज कल्याण विभाग में जो आज प्रोग्राम है यहाँ पर क्या व्यवस्था है, यहाँ आज क्या प्रोग्राम है? आज महिला सदन में रहने वाली जो आवासीय लड़कियां हैं उनकी 9 गर्ल्स की शादी हमने फिक्स की है और उनका आज हल्दी का प्रोग्राम है। तो आज हमने उनके हल्दी के प्रोग्राम की शुरुआत की है, यानी कि विधिपूर्वक उनके शादी के प्रोग्राम में उसकी शुरुआत की है। यहाँ गवर्नमेंट सुविधा से कोई व्यवस्था होती है या फिर? सारी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा ही की जा रही है और कुछ जो भामाशाह वगैरह हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी सब कुछ है। ओके, वही खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर नायक समाज के पदाधिकारियों के द्वारा छात्रावास भूमि आवंटन को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नायक समाज नवयुवक मंडल व विकास समिति के पदाधिकारियों ने महामंत्री रोहित नायक सरकार के नेतृत्व में समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन को लेकर के आज 12 आए प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की एक कॉपी 12 अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया व जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय को सौंपी गई। ज्ञापन ने अखिल भारतीय नायक परिषद महासभा जिलाध्यक्ष मांगीलाल नायक व विजय नायक ने बताया कि समाज का छात्रावास नहीं होने से पार्क व अन्य जगहों पर बैठकें व कार्यक्रम करने पड़ते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले समाज के छात्र छात्राओं को मजबूरी में किराए के कमरे लेकर के महंगे दामों पर पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर शहर में समाज के छात्रावास के लिए जगह आवंटित कर दी जाए तो समाज के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। पूर्व युवा अध्यक्ष राम सिंह नायक ने बताया कि नायक समाज की ओर से कुछ दिन पूर्व छात्रावास भूमि आवंटित के लिए गोपालगढ़ व खान मंत्री प्रमोद जैन भाई को भी ज्ञापन दिया गया, जिस पर मंत्री भाई ने जिला कलेक्टर को 7 दिन में भूमि आवंटन के निर्देश दिए। वहीं आप सभी को बता दूं कि जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लोकायुक्त अब पंच और सरपंच पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लोकायुक्त अब पंच और सरपंच पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। लोकायुक्त की जांच के दायरे में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा अब सरपंच पंच भी आ सकेंगे। राज्य लोकायुक्त ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया और प्रस्ताव को जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लोकायुक्त का प्रस्ताव यदि अमल में आ जाता है, ग्रामीण पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के अनुसार 1,13,020 सरपंच और 1,07,707 वार्ड पंच लोकायुक्त की जद में आ जाएंगे। अभी तक पंच, सरपंच और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। वही खबर जहाजपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सरपंच के घर के बाहर खड़ी जेसीबी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है और इसी का विरोध करते हुए 9 घंटे तक जाम देखने को मिला है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या है यह पूरा मामला। जहाजपुर उपखंड के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के आमलदा गांव में कोटड़ी क्षेत्र में चल रही बजरी लीज से बजरी भर आ रहे ट्रेलर ने रात्रि 11:30 बजे आमलदा सरपंच के घर के बाहर रोड पर खड़ी जेसीबी को टक्कर मार दी, जिससे पास में खड़ी बाइक भी जेसीबी के नीचे दब गई और इस पर वहां मौजूद लोगों ने ट्रेलर को बीच सड़क पर ही रोक दिया और इस घटना से भड़के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और नुकसान की भरपाई की मांग करने लगे। अमरगढ़ चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा और समझाइश की
पर लोगों ने आम जनता को नहीं खोला और जाम भी नहीं खोला। और मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में काछोला थाना, जहाजपुर थाना और शकरगढ़ थाना से जाब्ता बुलाकर के बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया गया और जाम लगाने वाले करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया और वहां खड़े करीब 1 दर्जन से ज़्यादा दोपहिया वाहनों को थाने ले जाया गया। कुछ और लोगों को भी पुलिस तलाश कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही जाम में सरपंच की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा ले जाए गए दोपहिया वाहनों के एक वाहन ऐसा भी था जिस पर पीछे की नंबर प्लेट की जगह सरपंच लिखा हुआ है। वही खबर सेडवा से सामने आ रही है, जहां पर लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार एक बार फिर एक महिला की आत्महत्या देखने को मिली है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस मामले को लेकर के यह आत्महत्या की गई है। उपखंड मुख्यालय सेडवा में एक और आत्महत्या का मामला सामने आया। मुख्यालय सेडवा के नजदीक गांव में एक विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। विवाहिता का ससुराल इसरौल का बताया जा रहा है, तो वहीं मामला बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। आत्महत्या का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस इसकी जानकारी में अभी भी जुटी हुई है और मौके पर सेडवा एसडीएम और थाना अधिकारी मौजूद रहे तो शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेडवा लाया गया और वहां पर शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। सेडवा में सर एक आत्महत्या का मामला सामने आया, क्या है प्रकरण? रावताराम सुनता निवासी सेडवा में लिखित रिपोर्ट प्रेस की। कल शाम को हम खाना खाकर मैं और मेरी पत्नी बाहर सो गए थे और मेरी बेटी घर में सो रही थी और बेटी का पति पावना भी घर पे आया हुआ था। तो पावना और उसका छोटा साला बाहर बैठे थे। सुबह 4 बजे बरसात आई तब वो उठ के घर पे आए तो अपनी बेटी उर्मी इंदिरा फांसी पे लटकी नजर आई। जिस पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुँचा, लाश को परिजनों को हॉस्पिटल में उतारा। क्योंकि इसकी शादी हुए 2 महीने हुए थे, इसलिए एसडीएम साहब को मौके पर बुलाया गया। एसडीएम साहब मौके पर बुला गए, डेड बॉडी को यहाँ सीएससी सेडवा लेके आए। यहाँ बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सपुर्द की गई लाश और स्मारक दर्ज करके जांच एसडीएम साहब सेडवा द्वारा की जा रही है। वही खबर सेडवा से सामने आ रही है, जहां पर लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार एक बार फिर एक महिला की आत्महत्या देखने को मिली है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस मामले को लेकर के यह आत्महत्या की गई है। उपखंड मुख्यालय सेडवा में एक और आत्महत्या का मामला सामने आया। मुख्यालय सेडवा के नजदीक गांव में एक विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। विवाहिता का ससुराल इसरौल का बताया जा रहा है, तो वहीं मामला बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। आत्महत्या का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस इसकी जानकारी में अभी भी जुटी हुई है और मौके पर सेडवा एसडीएम और थाना अधिकारी मौजूद रहे तो शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेडवा लाया गया और वहां पर शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। सेडवा में सर एक आत्महत्या का मामला सामने आया, क्या है प्रकरण? रावताराम सुनता निवासी सेडवा में लिखित रिपोर्ट प्रेस की। कल शाम को हम खाना खाकर मैं और मेरी पत्नी बाहर सो गए थे और मेरी बेटी घर में सो रही थी और बेटी का पति पावना भी घर पे आया हुआ था। तो पावना और उसका छोटा साला बाहर बैठे थे। सुबह 4 बजे बरसात आई तब वो उठ के घर पे आए तो अपनी बेटी उर्मी इंदिरा फांसी पे लटकी नजर आई। जिस पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुँचा, लाश को परिजनों को हॉस्पिटल में उतारा। क्योंकि इसकी शादी हुए 2 महीने हुए थे, इसलिए एसडीएम साहब को मौके पर बुलाया गया। एसडीएम साहब मौके पर बुला गए, डेड बॉडी को यहाँ सीएससी सेडवा लेके आए। यहाँ बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सपुर्द की गई लाश और स्मारक दर्ज करके जांच एसडीएम साहब सेडवा द्वारा की जा रही है। वहीं क्रिकेट जगत के लिए एक दुखद भरी खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत क्रिकेट जगत के अंदर शोक की लहर छा गई, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और उन्होंने 37 टेस्ट व 42 वनडे मैच भारत के लिए भी खेले हैं और उन्होंने भारत की टीम के लिए एक अहम भूमिका 1980 दशक में निभाई थी। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ
मामला रहा कि जिसकी वजह से उनकी मौत हुई और उनके करियर में क्या उतार चढ़ाव रहा। भारत की पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यशपाल शर्मा 1983 में वनडे का पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक के साथ उन्होंने 1606 रन बनाए, जबकि वनडे क्रिकेट में 89 रन दर्ज हैं। यशपाल शर्मा को 13 जुलाई के तड़के दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में यशपाल शर्मा का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ सियालकोट में खेले वनडे मुकाबले से साल 1978 में हुआ था। इसके बाद अगले ही साल उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला। शर्मा ने अपनी आखिरी वनडे साल 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ चंडीगढ़ में, जबकि आखिरी टेस्ट मैच वेंडीज के खिलाफ दिल्ली में साल 1983 में खेला था। यशपाल शर्मा 1983 में भारत के लिए वनडे का पहला विश्व कप जिताने वाले टीम के हीरो रहे थे। ओपनिंग मैच में 89 रन की पारी खेल करके उन्होंने वर्ल्ड कप की पिच पर वेस्टइंडीज की पहली हार की स्क्रिप्ट लिखी थी। वहीं सेमीफाइनल में 61 रन बना करके वो टीम के टॉप स्कोरर भी थे। बॉब विलिस की यॉर्कर जैसी गेंद पर लेग साइड में उनका छक्का आज भी क्रिकेट इतिहास के यादगार शॉट्स में शुमार है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के गांव गंगवा में पेट्रोल छिड़क करके विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया। बुरी तरह झुलसी 25 साल की सकीना को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विवाहिता ने आग लगाने के मामले में अपने देवर मनदीप और देवरानी आरती पर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने पति संदीप व सास कलावती पर के खिलाफ में टॉर्चर करने की शिकायत दी। आज़ाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस को दी शिकायत में टोहाना वासी सकीना ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले गंगवा के संदीप के साथ हुई थी। उसका पति संदीप व देवर मनदीप एक साथ ही एक घर में रहते हैं। सकीना के अनुसार उसके ससुराल वाले पिछले कई महीनों से उसे टॉर्चर कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक की कमी को देखने को मिल रही है। हालांकि आज स्वास्थ्य विभाग को रेवाड़ी में कोविशील्ड की 7000 डोज मिलने वाली है और उसके बाद एक बार फिर 18 प्लस के साथ ही सभी उम्र के लोगों को पहली डोज भी लग सकेगी। लेकिन पिछले 2 दिन से रेवाड़ी में पहली डोज की बजाय दूसरी डोज लग पा रही है। दूसरी डोज बहुत से लोगों को व्यू चल रही थी। ऐसे में एक बार फिर वैक्सीन का स्टॉक मिलने पर टीकाकरण अभियान जोर पकड़ेगा। रेवाड़ी को वैक्सीन का स्टॉक कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम से मिलता है। अभी 2 दिन से दिव्यांग व सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले लोग टीका लगवा रहे थे, जबकि रजिस्ट्रेशन करा करके टीकाकरण सेंटर पर पहुंचने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। पानीपत के अंदर 4 दिन पहले बारिश का इंतजार तो खत्म हुआ। बीते 4 दिनों से दिन भर बादल छाने के बाद बारिश नहीं हो रही थी। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा और करीब 10:30 बजे हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिस कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है और मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाओं की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और मौसम विभाग ने मंगलवार को दिन भर बारिश की संभावना जताई है। पानीपत में बीते 4 दिनों से बादलों ने आसमान में डेरा तो डाल रखा है, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने बीते शुक्रवार से मानसूनी बारिश की घोषणा की थी और मंगलवार को घोषणा सही साबित हुई है। सुबह 10:30 बजे से हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और बूंदाबांदी के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पानीपत और आसपास लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण मानसून कमजोर पड़ रहा है और इसी कारण बादल तो छाते हैं, लेकिन बरसने में समय लग रहा था। सेवा सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली पानीपत पुलिस पर करीब 3 महीने से लापता पत्नी को ढूंढने के बजाय पति पर सहमति पत्र देने का दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत एसपी से की और पुलिस का कहना है कि लापता पत्नी की लोकेशन मिली है। जल्द ही पत्नी को पति के हवाले कर दिया जाएगा और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वह पानीपत में एक फैक्ट्री में काम करता है और विकास
निकर में किराए पर रहता है। उसकी शादी 7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी प्रीति से हुई थी। शादी के बाद वह पत्नी को पानीपत ले आया और उसके बाद में उनके साथ यह घटना हुई। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बीते 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का फोर्स की हिसार टीम ने हिसार से गिरफ्तार किया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा गुरुग्राम की टीम ने देहरादून और पलवल से 45 और 10,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को काबू में किया है। इनसे कई संगीन वारदातों का खुलासा भी हुआ है। आरोपियों में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश की पहचान झज्जर जिले के गांव चिमनी निवासी अशोक उर्फ डांट के रूप में हुई थी। उसके खिलाफ बहादुरगढ़ थाना सदर में 12 जनवरी 2010 को आईपीसी की धाराओं 420, 467, 408, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ था। 19 जनवरी 2011 को रोहतक के थाना सिविल लाइन में अनैतिक व्यापार का केस दर्ज है और 13 मार्च 2013 को झज्जर में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज है। 2017 में बेरी थाने में एचजी एक्ट के तहत भी एक केस नामजद है। तो वहीं जनवरी 2018 में आरोपी को झज्जर की एसीजेएम प्रविंद्र कौर की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के आमेर में आकाशीय बिजली गिरने के मामले के अंदर आप सभी को बता दूं कि हादसे में लॉ कॉलेज के 2 छात्रों का निधन हो चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय फाइनल ईयर लॉ कॉलेज के प्रथम वर्ष के दोनों छात्र बताए जा रहे हैं। वैभव जाकर अमन मीणा की हादसे के अंदर मौत हो चुकी है और छात्रों के परिजनों को विश्वविद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। राजस्थान के अंदर मानसून ने प्रवेश कर लिया है और 6 राज्यों के अंदर आज मानसून प्रवेश करने वाला है। तो वहीं इसी के चलते हुए मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट दोनों जगह जारी कर दिए गए हैं और इसी के चलते हुए अब बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि मौसम विभाग ने आखिर किस किस जगह पर अलर्ट जारी किए। प्रदेश में मानसून ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। राज्य में मानसून की उत्तरी सीमा आज आगे बढ़कर के 6 से ज्यादा जिलों में प्रवेश कर गई और इन जिलों में जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, गंगानगर, अजमेर, टोंक शामिल हैं। यहाँ कुछ दिन बौछारें भिगोती रहेंगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साथ ही उदयपुर संभाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक बादल छाए रहे और दिन भर उमस रही। एक दिन पहले प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश हुई थी और बावजूद इसके गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली। उधर आज बांसवाड़ा में दोपहर बाद तेज बारिश हुई और टोंक, कोटा, जालोर जिलों में भी कई जगह बौछारें पड़ी हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में देर शाम आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज देर रात तक यहाँ बारिश होने की संभावना जताई और मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने प्रदेश में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी। पिछले 20 दिनों से अटके मानसून ने आज भी गति पकड़ी है। राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें कचरे के ढेर में मिली है नवजात और कचरे में पड़े शव को लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं श्वान लूट रहे थे नवजात का शव और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जवाहर सर्कल थाना पुलिस जांच में जुटी हुई नजर आ रही है।
स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कल रात बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से आए एक यात्री के पास से 68.93 लाख रुपए की कीमत का सोना पकड़ा है। यात्री मिक्सर ग्राइंडर की मोटर के अंदर सोना छिपा करके लाया था। सोने का वजन करीब 1400 ग्राम है। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे की पूछताछ अभी जारी है। राजस्थान वासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मानसून के सक्रिय होने के साथ कई जिलों में बारिश राहत बनकर के आई और कल से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है। तो वहीं जयपुर के कई हिस्से अभी तक बारिश से अछूते भी रहे हैं। राजधानी जयपुर के साथ अजमेर, नागौर, भरतपुर और जैसलमेर में मानसून ने एंट्री ले ली, पर सभी हिस्सों को कवर नहीं किया गया। राजस्थान में 2 दिन सुस्त पड़े वैक्सीनेशन को आज फिर से रफ्तार मिलेगी। राज्य में सोमवार को शाम 8.35 लाख कोविशील्ड के डोज पहुंच चुकी हैं और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। जयपुर की बात करें तो आज शहर में 70 से ज़्यादा सेंटर पर डोज लगाने का काम शुरू हो गया। चिकित्सा निदेशालय के परियोजना डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि राज्य को कल केंद्र सरकार से 8.35 लाख डोज मिली हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य यशपाल शर्मा का निधन हो चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीताने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। कांग्रेस में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जुबानी जंग शुरू होने के आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक पूर्व मंत्री और दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने अब सचिन पायलट खेमे पर निशाना भी साध दिया है। बाबूलाल नागर ने कहा, बीजेपी सरकार के खिलाफ जैसा माहौल था उसमें कांग्रेस की 150 सीटें आ रही थी। आज जो लोग मेहनत करके सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। फलौदी के बरजासर गोदारों की ढाणी के ग्रामीणों ने घरेलू बिजली आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग को लेकर के गांव के बंद पड़े ट्रांसफार्मर समक्ष एकत्रित होकर के डिस्कॉम के खिलाफ में जम करके प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए जल्द विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर महिला पुरुषों ने बताया कि तकरीबन 2 माह से यहां घरेलू विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, जबकि विद्युत बिल लगातार आ रहे हैं, जो कोड में खुजली का काम कर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयपुर के आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से मौसम विभाग की भविष्यवाणी का कमजोर सिस्टम सवालों में है। विभाग का दावा है कि ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम यूनिफाइड मॉडल से 4 घंटे पहले बिजली गिरने की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का कहना है 20 दिन से भीषण गर्मी थी, पारा 40 डिग्री के ऊपर था। अचानक मौसम पलटा और लो प्रेशर एरिया बनने से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। एक ओर ज़्यादा नमी और दूसरी तरफ जमीनी सतह पर गर्मी थी। शहर में जनसंख्या का दायरा जिस कदर तक बढ़ रहा है, इस हिसाब से अगले 4 साल में शहर की आबादी 64.95 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ती आबादी के साथ रहने के लिए घरों की ज़रूरत भी होगी, लेकिन जिस तरह सिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से आने वाले 4.5 साल में करीब 14.17 लाख की आबादी के पास खुद का घर नहीं होगा। देश में बिजली की बड़ी दरों को लेकर के बीजेपी वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया है। तो वहीं बाइक सवार 2 बदमाशों ने कांस्टेबल को पीटा और कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सब तक पहुँचा रहे हैं और इसी बीच पुलिसकर्मियों ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहाँ पर घुमंतु गौ माताओं को 56 भोग लगाया गया। 12 शहर में मेल खेड़ी रोड पर स्थित काठिया बाबा आश्रम घुमंतु गौवंश के लिए स्थापित गौशाला में भक्त मंडल परिवार द्वारा घुमंतु गौ माताओं को 56 भोग खिलाया गया। भगवान इंद्रदेव से वर्षा व जन कल्याण की भावना से प्रार्थना की गई। कठिया बाबा आश्रम के भक्त मंडल के सदस्य सुरेश मेघवाल ने बताया कि आयोजित
यह कार्यक्रम अनोखा और अद्भुत रहा है। भक्त मंडल परिवार के सदस्य रामेश्वर शर्मा एवं दिनेश शर्मा तथा राजेश नामा ने बताया कि इस मौके पर 12 के गणमान्य नागरिक तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आश्रम के और सदस्य रामकरण सुमन ने बताया कि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी की तपिश लोग बहुत परेशान रहे हैं। वर्षा की मनोकामना को लेकर तरबतर कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि आज बारिश अवश्य आएगी, इसलिए सभी भक्तगणों ने पूरी तमन्नाओं के साथ गौ माताओं के लिए 56 भोग की व्यवस्था की और कुछ समय पश्चात ही भक्त बड़ों की मनोकामनाएं ईश्वर ने स्वीकार कर ली। कुछ देर पश्चात ही आसमान में काले बादल घुमड़ कर छा गए तथा तेज वर्षा का क्रम जारी हो गया और तेज गति से वर्षा के कारण खटिया बाबा आश्रम में भी पानी भर गया। इसके पश्चात आश्रम में अखंड धुनी की आरती उतारी गई और बाद में 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा गौमाताओं की पूजा आरती व वंदना की। उसके बाद उनको 56 भोग खिलाया गया। चलिए अभी ग्रुप करते राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो आमेर के अंदर बिजली गिरने से घायल लोग हुए हैं उन सभी से मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी दिया है कि राजस्थान सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है और किसी भी तरह की समस्या अब नहीं आने देगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसएमएस अस्पताल पहुंच करके बिजली गिरने से घायल मरीजों से मिले हैं। सरकार मृतक परिवारों के साथ खड़ी हुई है, कोई कमी नहीं आने देगी। जुलाई और 12 जुलाई को सोमवार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सुबह एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने बिजली गिरने से घायल मरीजों से मुलाकात की और उनके परिजनों से इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। खाचरियावास ने कहा कि आमेर में बिजली गिरने की घटना से पूरा राजस्थान दुखी है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा जिस समय मौसम खराब हो, बरसात और आंधी आ रही हो, उस समय पिकनिक और घूमने से बचें। दुर्गम स्थानों पर और पहाड़ों पर जाना खतरों से खाली नहीं है। खाचरियावास ने यह भी कहा कि 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकारी खर्चे पर उनका इलाज किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। सरकार की पूरी तरह से मृतक परिवारों और घायलों के साथ खड़ी हुई है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। 27 जनवरी 2020 को उस दिन केरल में भारत का पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। 1.5 साल बाद देश का यह दक्षिणी राज्य अब जीका वायरस की वजह से चर्चा में है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिछले सप्ताह से जीका वायरस के 19 मामले मिल चुके हैं। इनमें 24 साल की गर्भवती महिला भी शामिल है। यह वही जीका वायरस है जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में बेहद छोटे सिर और अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चे जन्म ले चुके हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 18 जुलाई से 3 वनडे और इतने ही मैच T20 की सीरीज के खेले जाने हैं। पहले यह सीरीज 13 जुलाई से होनी थी जो कोरोना के कारण रीशेड्यूल की गई। अब सभी मैचों का समय भी बदल गया है और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सभी मैचों का समय बढ़ा भी दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे 18, 20 और 23 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें 25, 27 और 29 जुलाई को T20 सीरीज खेलेंगी। सभी मैच कोलंबो को प्रेमदासा स्टेडियम में होंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की मौत में 27 दिन बाद अचानक उछाल आया है। सोमवार को 2024 लोगों की मौत दर्ज की गई और इससे पहले 2000 से ज़्यादा मौतें 16 जून को सामने आई थी। तब 2329 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इसमें 1481 मौत के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। हालांकि राज्य के 1478 पुराने केस एडजस्ट करने की वजह से ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी पहले ऐसा किया जा चुका। इस स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने जा रही अजय देवगन की भुज प्राइवेट ऑफ इंडिया के एक्शन सीक्वेंस पर बेशुमार रकम खर्च की गई है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिल्म में आर्मी और एयरफोर्स के एक्शन सीक्वेंस हैं, उन्हें ऑथेंटिक और असरदार दिखाने के लिए भारी भरकम बजट इन्वेस्ट किया गया।
दरअसल 1971 के समय आर्मी के पास हथियार कम होते थे। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत के 122 खिलाड़ियों के नाम घोषित किए गए हैं। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। रियो ओलंपिक में देश में 117 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी और भारत ने 122 खिलाड़ियों में से 30 हरियाणा से हैं, यानी 24